Hello everyone and welcome back to all my viewers. So in today's video we are going to discuss that why and how multicellularity develops. Okay, जैसा आप जानते हैं कि अब मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सेल के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि सेल क्या होती है, सेल कैसे एग्जिस्टेंस में आई, कैसे उसको डिस्कवर किया गया और सेल थ्योरी क्या है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स क्यों डेवलप हुए और कैसे डेवलप हुए। क्यों? क्योंकि अगर इवोल्यूशन की बात करें, अगर हम ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो स्टार्टिंग में हमारे जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स थे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे और वो अर्थ पर बहुत अच्छे तरह से सर्वाइव कर रहे थे। ठीक है, बट लेटर क्या हुआ इन द एवोल्यूशन प्रोसेस, जैसे जैसे समय बीता गया, कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो थे वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में चेंज होने स्टार्ट हो गए या डिफ्रेंशिएट होने स्टार्ट हो गए। मैं सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आज भी अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। बैक्टीरिया तब भी मिलते थे, बैक्टीरिया आज भी मिलते हैं। प्रोटोजोन्स तब भी थे, प्रोटोजोन्स आज भी हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि सारे के सारे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेल्युलैरिटी की तरफ मूव कर गए, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को चेंज किया और मल्टी सेल्युलैरिटी को डेवलप किया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, क्यों? ऐसा क्यों हुआ? अगर सेल डिवाइड भी हो रही थी तो जो लेटर फॉर्म ऑर्गेनिजम्स थे वो मतलब इनॉर्मस सेल्स के फॉर्म में डेवलप क्यों नहीं हुए? इनॉर्मस सेल्स माने ये बहुत सारी सेल्स का क्लस्टर बन जाता और इसको हम एक ऑर्गेनिज्म का नाम दे देते लाइक दिस। इस तरीके का स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना? ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्यों होते चले गए? क्यों इनमें डिफ्रेंशिएशन होता चला गया? ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसा क्यों होता है कि एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स या एक यूनिसेल्युलर सेल जो होती है वो एक पर्टिकुलर साइज अटेन करने के बाद डिवाइड हो जाती है, वो अपने साइज को बड़ा ही क्यों नहीं करते चले जाते, एक लार्ज जॉइंट सेल बन जाए? ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्या है? तो इसका आंसर है सेल का सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम का रेशियो। क्लियर? अब आप कहोगे कि कैसे? सरफेस एरिया और वॉल्यूम के रेशियो से सेल के डिवीजन या सेल के साइज का क्या लेना देना है? बहुत बड़ा एक रिलेशनशिप है ये, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई एक सेल है, सपोज एक स्फेरिकल सेल है, राउंड शेप सेल है। ठीक है, ये सेल जो होती है एक ओपन डायनामिक सिस्टम है। ओपन डायनामिक सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपनी बाउंड्री में तो है बट ये एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज करती है मटेरियल का। ठीक है, लिविंग सिस्टम और नॉन लिविंग सिस्टम में यही एक डिफरेंस होता है। क्लोज सिस्टम जो होता है वो एनवायरनमेंट के साथ कोई एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं करेगा, जबकि ओपन सिस्टम में क्या होता है, अपने एनवायरनमेंट के साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो एक अगर ये एक लिविंग सेल है, सपोज ये एक स्फेरिकल सेल है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसका जो एरिया है, सरफेस एरिया, उसके थ्रू, सिंगल सेल है ना, फूड अंदर आएगा और क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आएगी। मीनवाइल ये वेस्ट को जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो अपने बॉडी से बाहर सिक्रीट करेगा। ठीक है, यानी कि जितना भी काम हो रहा है इसके साइटोप्लाज्म में, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर फूड के फॉर्म में एंटर कर रही है, और जो वेस्ट डेवलप हो रहा है वो मेम्ब्रेन से ही बाहर निकल रहा है। इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ, ये सरफेस एरिया जो है, किसी भी सेल का सरफेस एरिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वॉल्यूम को सर्व करने के लिए। इस अंदर के साइटोप्लाज्म में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, वो अगर ये सरफेस एरिया छोटा होगा, सपोज इमेजिन, तो उतना फूड या उतना ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाएगी जो इस सेल की एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। ठीक है, तो सरफेस एरिया समझ में आ गया कि ये भाई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अंदर के वॉल्यूम को सर्व करने के लिए। अब इमेजिन कि एक सेल का साइज बढ़ता चला जा रहा है। सपोज यही एक सेल है, इसका साइज इंक्रीज कर गया। ठीक है, तब क्या होगा, सपोज ये एक बड़ी सेल बन गई। अब इस केस में इसका जो सरफेस एरिया है वो उस रेशियो में नहीं बढ़ा जिस रेशियो में इसका वॉल्यूम बढ़ा। मतलब इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन था वो प्रॉपर नहीं हुआ। आप कहोगे क्यों? क्यों? क्योंकि अगर मैं एक स्फेरिकल सेल की बात करूं तो एरिया बढ़ता है आर स्क्वायर के रेशियो में, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, और वॉल्यूम बढ़ता है आर क्यूब के रेशियो में।
यानी कि एक सेल का साइज जब इंक्रीज हो रहा है तो इसका एरिया जो इंक्रीज हुआ, सपोज ये आर है, तो इसका जो एरिया इंक्रीज हुआ आर स्क्वायर के प्रोपोर्शन में और वॉल्यूम इंक्रीज हुआ आर क्यूब के प्रोपोर्शन में, यानी कि वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया, एरिया उतना नहीं बढ़ा जो कि रिक्वायरमेंट थी। अब क्या होगा, अब क्योंकि एरिया छोटा रह गया है, वॉल्यूम अंदर ज्यादा है, तो ये सेल की जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाएंगी, फूड की और ऑक्सीजन की, या वेस्ट जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, डिमांड कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, तो क्या होगा कि इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ द सेल कंटेंट रिक्वायर्ड ग्रेटर सरफेस एरिया टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस, जो कि नहीं मिला, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन अब सरफेस एरिया को क्या है, छोटा करना पड़ेगा, वॉल्यूम को छोटा करना पड़ेगा। अब क्या होगा, इस कंडीशन में वॉल्यूम को छोटा करना पड़ेगा ताकि जो सरफेस एरिया है वो उसको सर्व कर पाए। तो वॉल्यूम को छोटा करने का तरीका क्या था कि भाई सेल डिवाइड हो जाए। Hence, in due course of time, surface area of the cell becomes insufficient to move the required amount of material in and out, and that's why cell starts dividing after attaining a particular size. आई होप आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिला होगा कि एक पर्टिकुलर साइज इंक्रीज होने के बाद सेल डिवाइड क्यों हो जाती है, वो 1 से 2 क्यों बन जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें अपने वॉल्यूम को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि भाई सेल डिवाइड हो रही है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मल्टी सेल्युलरिटी कैसे डेवलप हुई। ठीक है, सेल डिवाइड हुई तो सेल क्लस्टर के फॉर्म में रह सकती थी ना, पेरेंट, सपोज अब आप इसको समझो, पेरेंट सेल है एक ये सिंगल सेल है, पेरेंट सेल एक सिंगल सेल है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, एक पेरेंट सेल है, इसमें डिवीजन हुआ। ठीक है, डिवीजन से क्या हुआ, डॉटर सेल्स बनी, और डॉटर सेल्स क्या हुआ, क्लस्टर के फॉर्म में रहने लगी। लाइक इसको मैं लिख सकती हूँ, जैसे आपने मलबेरी अगर देखी है, लाइक मलबेरी, शहतूत जिसको कहते हैं, ऐसा क्लस्टर बन गया। जाइगोट में जब स्टार्टिंग में सेगमेंटेशन होते हैं, जिनको रिप्रोडक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया है तो उन्हें पता होगा, तो उस तरीके का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाना शुरू किया। ठीक है, बॉल लाइक सेल्स का बॉल बन जाना बड़ा। क्लियर? आफ्टर सम टाइम ये बॉल जो थी इसने क्या किया, अपने आप को रीअरेंज किया। रीअरेंज कैसे किया, लेयर्स में, मतलब जितनी भी सेल्स थी वो 2 3 4 लेयर्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, अब डिवाइड होने के बाद क्या होगा, इनमें डिफ्रेंसिएशन होगा। अब आप कहोगे डिफ्रेंशिएट क्यों हुई, देखो जब एक सिंगल सेल होती है, एक सिंगल सेल है, उसके पास कोई और जिम्मेदारी नहीं है, कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसने अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी खुद करनी है, और कोई अगर पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो इस अकेले सिंगल सेल की जिम्मेदारी है। ठीक है, जैसे घर में एक अकेला मेंबर रहता है वो सारे काम करता है, लेकिन अगर घर में 4 6 8 10 मेंबर इकट्ठे हो जाए तो क्या होगा, काम बढ़ जाएगा ना। काम बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि भाई ये काम तुम कर लो, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, है ना, लाइक दिस। तो ऐसे ही जब सेल्स सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स बननी शुरू हुई, वेट अ मिनट, जब सिंगल सेल से मल्टीपल सेल्स बनी, अब सेल्स ज्यादा बढ़ गई, अब सेल ज्यादा बढ़ जाने से क्या हुआ, काम बढ़ गया, तो इन्होंने क्या करा, डिवीजन ऑफ लेबर किया। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि ये सारी सेल्स अपना स्पेसिफिक कुछ स्पेसिफिक फंक्शन इनको अलॉट कर दिया गया कि भाई तुम ये काम करो, यानी लेयर्स में थी ना, तो ये लेयर वाली सेल्स ये काम करेंगी, सेकंड लेयर वाली ये करेंगी, थर्ड लेयर वाली ये करेंगी। इन एडिशन टू इट्स यूनिवर्सल जो इनके अपने खुद के काम है वो तो ये कर ही रहे थे, जैसे घर में 10 लोग अगर रह रहे हैं तो अपने खुद के काम तो वो करते ही करते हैं, लेकिन साथ में उनको एडिशनल वर्क दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह सेल्स अपने खुद के काम तो कर ही रही थी, लेकिन उनको एडिशनल वर्क असाइन कर दिया गया। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है गया परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन in addition to its universal
मेटाबॉलिक फंक्शंस। ठीक है, तो भाई क्या था, मास ऑफ सेल बना, क्लस्टर बना, वो रीअरेंज हुआ, लेयर्स बन गए, लेयर्स बनने के बाद उनमें डिफरेंशिएशन हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, उनको भाई वर्क दे दिया गया, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। अब क्या हुआ, धीरे धीरे मीनवाइल जब ये डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा था, उसी समय इनका साइज भी इंक्रीज कर रहा था और इनका नंबर भी इंक्रीज कर रहा था, क्योंकि जैसे साइज बढ़ेगा ये डिवाइड होना शुरू कर देंगे, और जो छोटी डॉटर सेल्स बनेंगी फिर वो अपना साइज बढ़ाएंगी, फिर वो डिवाइड हो जाएंगी, लाइक दिस ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चल रही थी, ये एक साइकिल था जो बार बार रिपीट हो रहा था। अब क्या हुआ, मीनवाइल जिन सेल्स को एक एक काम दिया गया था, अब वो सेल्स डिवाइड हो रही हैं, तो क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाएगा जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा, है ना। तो जब इस तरीके की कंडीशन आई कि ग्रुप ऑफ सेल्स स्टार्ट, अब एक सेल से दो बनी, दो से चार, चार से आठ, लाइक इस तरीके से डिवीजन होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल बन गया जिसको एक पर्टिकुलर काम दे रखा है, तो उसकी डॉटर सेल्स भी वही काम करेंगी जो पेरेंट सेल को दिया गया था। तो ग्रुप ऑफ सेल्स स्टार्ट टू कोऑपरेट इन परफॉर्मिंग a particular set of functions। ठीक है, तो इन सेल्स को हमने क्या कहा, टिश्यू। तो टिश्यू क्या होते हैं, जो एक जैसा काम परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, स्टार्टिंग में सपोज दो चार पेरेंट सेल थी जिनसे अलग अलग टिश्यूज बन गए, अब ये टिश्यूज काम एक ही कर रहे हैं, है ना। तो अब टिश्यू, दो अलग अलग टिश्यूज के बीच में कोऑपरेशन हुआ, कोऑपरेशन अमंग टिश्यूज, और किस चीज के लिए हुआ, फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। उससे क्या बने, ऑर्गन। उस ग्रुप ऑफ टिश्यूज को हमने क्या कहा, ऑर्गन। और इसी तरह जब बहुत सारे ऑर्गन के बीच में कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ, कोऑपरेशन अमंग ऑर्गन्स फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन, तो उससे बना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो इस तरीके से आई कैन राइट इन दिस वे, multicellular organisms gradually become more complex in due course of time। ठीक है, तो ये किसी एक ऑर्गन के साथ नहीं हुआ, बैक्टीरिया से धीरे धीरे हायर ऑर्गेनिजम्स बनने स्टार्ट हुए, कुछ में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, कुछ में ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक दिस। ठीक है, तो एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, धीरे धीरे कई मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे इस पूरी प्रोसेस को प्रोसीड होने में। तो इस तरीके से एक सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत बेसिक सी चीज है और क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे, इसलिए मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर। तो दिस इज डन फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप ऑफ सेल्स, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग। गुड बाय एंड थैंक यू।